हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन लोग जानते हैं पॉलीमर के बारे में। कौन से पॉलीमर के बारे में? रबड़ के बारे में जानते हैं। एंड रबर इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक तो होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। तो आइए जानते हैं नेचुरली जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो रबर कैसा होता है। तो देखिए, नेचुरल रबर जो होता है वो हमें एक ट्री से मिलता है। वो ट्री ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, जैसे ब्राज़ील, अमेज़न के फॉरेस्ट में एंड केरला में भी अवेलेबल होता है। तो रबर ट्री जो होता है उससे एक लिक्विड हमें मिलता है। उसके जो छाल होती है, उसकी जो कवरिंग होती है, उसको कट करते हैं तो एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता है जिसको लेटेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लेटेक्स है इसको फर्दर अगर अपन हीट करते हैं तो तब अपने को फाइनली रबर मिलती है ना। अब देखो, पॉइंट इज दैट कि ये रबर एक्चुअली केमिकली कैसा होता है, तो वो बात अपन करते हैं। तो देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये नेचुरल रबर का मोनोमर है, और ये जो मोनोमर होता है इसका नाम होता है स्टूडेंट्स आइसोप्रीन। इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। इस आइसोप्रीन के बहुत सारे यूनिट्स लेटस से एन आपस में कंबाइन करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ हीट एंड प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। आइए देखते हैं ये। तो ये जो चीज़ बनी है एक्चुअली दिस इज, ये रिपीटिंग यूनिट है किसका? रबर का, है ना। अब ये जब पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे पॉलीमर में रिपीट होता है लगातार, तो इसको अपन बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन, है ना। दिस इज पॉली आइसोप्रीन। अच्छा, इसके अलावा बुक्स में एक और बात बहुत मेंशन होती है कि इट इज सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। तो अगर आप ध्यान दें कि ये डबल बॉन्ड एक्चुअली जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो CH2 है और ये जो CH2 ग्रुप है दोनों सेम साइड यानी सिस पोजीशन पे लाई करते हैं। और ये कार्बन अगर फर्स्ट है तो ये कार्बन कौन सा हुआ? फोर्थ। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, तो आपने देखा नेचुरल रबर जो मिलता है वो एक ट्री से मिलता है जिसकी छाल को अपन कट करते हैं तो लेटेक्स मिलता है, लेटेक्स को हीट करते हैं तो रबर मिलता है। तो इसका जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है, और ये ओवरऑल इट इज सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, जिसको अपन बोलते हैं रबर। ठीक है, अब रबर की सबसे खास प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? इलास्टिसिटी, है ना। रबर जो होता है वो इलास्टिक होता है, यानी एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइंग द स्ट्रेन। जैसे रबर में क्या होता है, अपन ने रबर को फॉर एग्जांपल खींचा, है ना, रबर को खींचा, तो जैसे रबर को जब हमने खींचा तो स्प्रिंग लाइक उसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे स्प्रिंग होता है ना। स्प्रिंग को अगर अपन ने क्या किया, एक दीवार पे लेटस से अपन ने प्रेस किया, प्रेस करेंगे तो ये दब जाएगा। दबने के बाद जैसे ही प्रेस हम छोड़ेंगे तो दोबारा से अपनी शेप को क्या करेगा? रीगेन करना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब पॉइंट इज दैट रबर में इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसे है? अपनी दोबारा से शेप को रीगेन क्यों करना चाहता है? तो जो ये सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन है एक्चुअली इसकी जो शेप होती है ये एक स्प्रिंग जैसी ही होती है माइक्रो लेवल पे। इसकी चेन्स में यहाँ पे सब जगह हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कौन सी यूनिट रिपीट होती है? सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। तो आपने क्या जाना कि नेचुरल रबर इज हेलिकल इन शेप, कॉयल टाइप स्ट्रक्चर उसका होता है। कॉयल टाइप स्ट्रक्चर्स की वजह से इसमें स्प्रिंग लाइक प्रॉपर्टीज यानी इलास्टिक प्रॉपर्टी प्रोपिगेट होती है। सही है, आइए अब देखते हैं कि ये पॉली आइसोप्रीन बनता किस तरीके से है। ठीक है, तो देखिए ये दीज आर द पाई बॉन्ड्स, है ना। अब इस प्रोसेस में आप सबसे पहले इन पाई बॉन्ड्स को ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ ब्रेक किया आपने, इसको ब्रेक किया, तो इससे इन सब कार्बन एटम्स की वैलेंसीज क्या होंगी? फ्री होंगी। अब इस प्रोसेस में ये दोनों कार्बन एटम एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे की वैलेंसी सेटिस्फाई करके यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पाई बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ वैलेंसीज फ्री रह जाएंगी। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको करना पड़ेगा आगे एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो लेटेस्ट से ये बॉन्ड बनाया और इसने पीछे बॉन्ड ये बनाया, तो ये प्रोसेस लगातार हर यूनिट में चलता रहेगा। यानी ये जो यूनिट आपको दिखाई दे रही है बार बार रिपीट होती रहेगी। और अगर इस यूनिट में आप ध्यान दें तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में ये CH2 और ये CH2 कौन सी पोजीशन पे है? ट्रांस पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो ये जो होता है एक्चुअली दिस इज नॉट नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है सिस, यानी जो चीज़ आपको ऊपर दिखाई दे रही है दैट विल बी नीचे। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट नेचुरल रबर। ठीक है, तो हमने क्या किया? पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करके बीच में पाई बॉन्ड बनाया, कॉर्नर में वैलेंसीज फ्री हुई तो उनको अपन ने एक्सटेंड कर दिया। आइए देखते हैं आपको सिंथेटिक रबर जो मैन मेड रबर्स हैं।
ठीक है। मैन मेड रबर्स में जो सबसे पहली रबड़ हम देखने वाले हैं उसका नाम होता है बूना एस। ठीक है। बूना एस में क्या होता है, बूना जो होता है एक्चुअली इट इज नेम गिवन टू ब्यूटाडाइन, है ना, और एस इज द नेम गिवन टू स्टायरीन। ठीक है। तो ब्यूटाडाइन से हमें मिला है बूना और स्टायरीन से मिला है हमें एस, है ना। तो इन दोनों से मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें भी रबड़ जैसी प्रॉपर्टीज ही रहती हैं, है ना। तो आइए देखते हैं बूना एस के अंदर क्या होता है। ब्यूना एस के अंदर क्या होता है, देखिए ये ब्यूटाडाइन है एंड दिस कंपाउंड हेयर वी आर हैविंग इज स्टायरीन। अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे, इन दोनों के एन यूनिट्स अगर आपस में कंबाइन करेंगी अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आप जितने भी पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं उनको ब्रेक कर दीजिए। ये पाई बॉन्ड्स आपने ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद आपने देखा इन 4 कार्बन एटम्स की वैलेंसीज क्या हो गई, फ्री हो गई। ये दोनों कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे और बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो आपने देखा पहले यूनिट में इस तरीके से पाई बॉन्ड बन गया। यहाँ वैलेंसी फ्री है तो ये इधर पीछे वाले यूनिट से एक नया बॉन्ड बनाएगा। जहाँ ये नया बॉन्ड बनाता है वहीं पे अपन ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि इसके पीछे जो चीज़ होगी वो ऑलरेडी रिपीट हो रखी होगी, है ना। अब यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो रही है, इसके अलावा कहाँ वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ भी होगी। तो ये दोनों मिलके आपस में यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। तो हमने देखा ये इन दोनों मॉलिक्यूल्स को, इन दोनों मोनोमर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पीएच होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा और इस कार्बन से आगे वैलेंसी फ्री होगी तो एक बॉन्ड नया बनेगा। तो यहाँ पे अपन ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, है ना। तो ये तरीका होता है रिपीटिंग यूनिट को दिखाने का, है ना। तो ये जो रबड़ बना फाइनली इसको बोलते हैं ब्यूटाडाइन स्टायरीन पॉलीमर एंड इट इज अ टाइप ऑफ रबड़। ठीक है। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल में लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ नियोप्रीन। ठीक है। नियोप्रीन के अंदर क्या होता है, नियोप्रीन के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आइसोप्रीन का मिथाइल होता है। आइसोप्रीन क्या होता है, रिकॉल करो, नेचुरल रबर में जो हम लिया था वो आइसोप्रीन था। उसके मिथाइल को हटा के अगर हम Cl लगाते हैं तो ऐसे केस में जो रबर हमारा तैयार होगा इट इज़ नोन एज नियोप्रीन। ये जो मोनोमर है इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन, इट इज़ नोन एज क्लोरोप्रीन। इसके n यूनिट्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, अगेन पाई बॉन्ड्स आप ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद यहाँ बीच में पार्शियल पाई बॉन्ड आएगा और यहाँ पे वैलेंसीज फ्री रह जाएंगे ना। जहाँ जिन पॉइंट से वैलेंसीज फ्री रहेंगी उन पॉइंट से आगे एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी और भी बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है। और यहाँ Cl होगा। तो ये जो स्पीसी बनी, ये जो रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे है, इट रिप्रेजेंट्स नियोप्रीन। अब नियोप्रीन में और नेचुरल रबर में आप सोचिए किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो इन सब में स्ट्रेंथ ज़्यादा किसका होगा, नियोप्रीन का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से Cl के ऊपर माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा। तो पूरे मॉलिक्यूल में इस प्लस माइनस, इस पोलैरिटी आने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ये इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ पहले से बेटर हो जाएगी, है ना। अब देखिए मैं आपको बूना एस के साथ साथ बूना एन के बारे में भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे एस की बजाय एन आता है तो इट मीन्स इट इज़ नाइट्राइल। मतलब फ़र्क किस बात का होता है, ये जो यूनिट होता है इसमें पीएच की बजाय क्या आता है, सी एन। ठीक है। पीएच की बजाय सी एन आएगा तो यहाँ भी पीएच की बजाय क्या आएगा, साइनाइड आएगा, है ना। तो व्हेन पीएच की बजाय हम क्या लेते हैं, साइनाइड लेते हैं, तो ऐसे केस में उसको बूना एन बोला जाता है, ना कि बूना एस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब तक हमने क्या जाना, हमने जाना नेचुरल रबर होती क्या है, इट इज सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसे आती है ना, क्योंकि इसका कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने देखा इसको बनाया कैसे जाता है। इसका ट्रांसफॉर्म नेचुरल रबर नहीं होता, इसको ट्रांसफॉर्म को हम एक नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज गूटा पर्चा। काफ़ी फनी सा नाम है लेकिन ठीक है, इट्स ओके। अगले वाला जो है आपने देखा, ये दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर। ये यूनिट कितनी बार रिपीट होगी, n टाइम्स रिपीट होगी। इसके बाद वी हैव सीन बूना एस एंड बूना एन। इसमें ब्यूना जो होता है दैट इज ब्यूटाडाइन एंड एस फॉर स्टायरीन। इसके बाद वी हैव सीन नियोप्रीन। नियोप्रीन जो बनता है किससे बनता है, इट इज फॉर्म ड्यू टू क्लोरोप्रीन। ओके। अब एक बात अपन और जान लेते हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रिलेटेड टू रबर इज वल्कनाइजेशन। देखिए वल्कनाइजेशन के अंदर क्या होता है। देखिए बात कुछ ऐसी कि नेचुरल रबर की लेटेस्ट से ये चेन्स हैं, ठीक है।
नेचुरल रबर की जो चेन्स होती हैं इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, है ना। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर इसमें वीक होती हैं तो इसको रबर को ब्रेक करना बहुत ही आसान होता है। तो ये नेचुरल रबर जो है वो क्या है, एक्चुअली दिस इज वीक इन नेचर, है ना। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, सल्फर के साथ हीट करते हैं, लेट अस से हम इसको सल्फर के साथ हीट करते हैं, तो यहाँ पे इन चेन्स के बीच में सल्फर एटम्स आ जाते हैं जो दोनों चेन्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, है ना। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंकिंग। ये प्रोसेस होने से क्या होगा, स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल में इस पूरे रबर में पहले से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली वल्कनाइजेशन से क्या हुआ, सल्फर के साथ जब हमने इसको क्या किया, हीट किया, जैसे कि इसमें क्रॉस लिंकिंग हुई एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इज फॉर्म, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इज फॉर्म, है ना। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5% सल्फर अपने को चाहिए होता है, ठीक है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।